अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए जी, आज हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 की तरफ। अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो आज से हमारा काम जो है वो डेरिवेटिव का स्टार्ट होने लगा है, और ये जो अब तक हमने दो मेथड्स पढ़े हैं वो तो आगे सिर्फ एक क्वेश्चन में जाकर यूज होने हैं, लेकिन जो हम अब पढ़ने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 में, ये समझ लें आप डेरिवेटिव का बेसिक्स है। और अगर ये आपको समझ आ गया ना तो समझे आपको पूरा डेरिवेटिव समझ आ जाएगा। और ये जो आज हम करने लगे हैं ये आगे जाकर आपके पूरे डेरिवेटिव में यूज होना है। डेरिवेटिव के सारी एक्सरसाइजेज में ये चीज़ें यूज होनी है, तो इसलिए आपने बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर इसे समझना है। और यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये 3 पॉइंट्स अगर आपको समझ आ गए ना तो ये एक्सरसाइज आपको ऐसे चुटकियों में आ जानी है। तो चलें जी, अब हम जाते हैं अपने इन 3 पॉइंट्स को समझते हैं। अच्छे से समझना है आपने। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करूँ, फिर हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके जी, तो सबसे पहले हमने इस पूरी एक्सरसाइज में ना ये फॉर्मूला यूज होना है फर्स्ट क्वेश्चन में, स्पेशली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यानी जो फर्स्ट पार्ट है। तो ये अगर आपने फार्मूला समझ लिया ना, ये डेरिवेटिव का बेसिक है, तो आपके आगे सारे जाकर डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। मैं पहले भी अपने स्टूडेंट्स को कहती होती हूँ कि डेरिवेटिव में आपको हर स्टेप को साथ साथ क्लियर करना होता है। अगर आपके कुछ स्टेप्स बीच में से मिस हो जाते हैं तो आगे जाकर आपके लिए एक 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 मिसकॉन्सेप्शन बनती आपके पास बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका फिर डेरिवेटिव करने का दिल ही नहीं करता। मैथ्स से फिर आपका दिल उठ जाता है। मैथ्स मुश्किल नहीं है अगर आप साथ साथ उसके स्टेप्स क्लियर करते हैं तो। ओके, अब जैसा कि ये है डेरिवेटिव हमने लिया एक्स की पावर एन का, यानी एक्स की पावर एन का मतलब है यहाँ पर एन कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन वो हम आगे बढ़ेंगे। एक्स की पावर एन कोई भी एन जो है वो एक यहाँ पर एज अ नंबर लिया गया है, रियल नंबर कह सकते हैं आप इसे, रियल नंबर लिया गया है, यानी अंडर रूट भी हो सकता है एक्स की पावर में जाकर, और एक्स की पावर 2 भी हो सकती है, एक्स की पावर 3 भी हो सकती है, और एक्स की पावर ए भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप बस यहाँ पर ये याद रखें कि एक्स की पावर अगर एन हो तो उस पर आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। एक बार जो पावर होगी वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, उसके बाद जो एक पावर में से एन की पावर में से हम एक को माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, उससे एक नंबर लेस कर देंगे, और अगेन से जो बेस होगी ना हमारी, जो डेरिवेटिव आप कह लें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, ये वेरिएबल है एक्स, यहाँ पर एक्स का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स की पावर एन का, उसका अगेन से डेरिवेटिव लेंगे। और हमेशा आपको याद रखना है जिसके रिस्पेक्ट हम करे होंगे ना डेरिवेटिव, जिसके रिस्पेक्ट हम करे होंगे, यहाँ पर इसकी बेस भी एक्स थी, यानी वेरिएबल जो इसमें इन्वॉल्व था जिसके अकॉर्डिंग हम कर रहे थे वो क्या था, एक्स था, और हम डेरिवेटिव भी एक्स के अकॉर्डिंग कर रहे थे, डी बाई डी एक्स। तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव 1 होगा। अगर इसी का डेरिवेटिव आ गया तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अगर यहाँ पर कुछ और होता, लाइक y होता नीचे, इधर y होता, y की पावर n होता, और यहाँ पर भी हमें डेरिवेटिव और हम y से कर रहे होते डेरिवेटिव, यहाँ पर डी बाय ऑफ डी वाई, तो डी बाय ऑफ डी वाई ऑफ y, लाइक ऐसे। अगर ऐसे होता ना डी बाई डी वाई ऑफ y, तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होता, 1 होता। ओके, अगर यहाँ पर हम कुछ और कर रहे होते, लाइक डी बाय ऑफ डी वाई ऑफ कर रहे होते, हम जी कर रहे होते, लेट्स सपोज जी, और इधर भी जी से कर रहे होते, तो उसका भी डेरिवेटिव 1 होना था। अब आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जिसके रिस्पेक्ट हम करे होंगे ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करे होंगे, तो इधर भी वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व होगा तो उसका भी डेरिवेटिव 1 होगा, और अगर हम इधर विद रिस्पेक्ट टू वाई करे होंगे और इधर भी वाई इन्वॉल्व होगा तो उसका भी डेरिवेटिव 1 होगा। और अगर इधर हम कुछ किसी और डिजिट से करे होंगे, लाइक जी से, या आप उससे पीछे थोड़ा जाकर डब्ल्यू कह सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो 1 होगा। उम्मीद आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। बस ये स्टेप आपको याद रखना है, फिर आगे जाकर आपको मुश्किल नहीं होगी अगर आप साथ साथ स्टेप्स याद रखेंगे तो। अच्छा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने 1 पुट कर लिया, ये इसका
शॉर्टकट का फॉर्म का फॉर्मूला है। लेकिन अगर आगे जाकर कहीं x आता है ना, लाइक ऐसे आता है, x स्क्वायर आता है, तो वो एक तरह से यहाँ पर n क्या है, 2 है, और x यहाँ पर वेरिएबल है, और इसको हम कर भी विद रिस्पेक्ट टू रहे होते हैं x से, तो इस यहाँ पर जाकर भी x d/dx ऑफ x जो है वो 1 होगा। वो आगे मैं जाकर आपको डिटेल में समझाऊंगी, फिलहाल बस आप ये याद रखें कि d/dx ऑफ x जो है वो भी 1 के इक्वल होता है, और d/dx ऑफ x भी 1 के इक्वल होता है। अगर हम उसी एक ही वेरिएबल को उसी की रिस्पेक्ट कर रहे हूँ तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। बस यहाँ पर फर्स्ट ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है अच्छे से, ओके। ये इसलिए याद कर लेना है क्योंकि हमने इस पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद जी हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आकर अगर बच्चों को ये स्टेप्स बता दिए जाएं तो उन्हें फटाफट जो है वेरिएबल के जो माइंड में आ रही होती हैं चीज़ें, अच्छा तो यहाँ पर डेरिवेटिव 3 का क्यों 0 आ गया भाई, या यहाँ पर x के साथ 2x है, लेट्स सपोज 2x है, यहाँ पर लेट्स सपोज 2x है, तो वो बच्चे समझेंगे इसके साथ तो कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है, इसके साथ तो वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, तो इसका कैसे डेरिवेटिव लेना है। तो ये मैंने सारे यहाँ पर बातें क्लियर की हैं, आप बस समझ लें, इन्हें गौर से देख लें एक बार। अगर अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स जो होते हैं ना वो फर्स्ट हाफ कांस्टेंट होते हैं, आप सबको पता है, और लास्ट हाफ वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट्स का हमेशा डेरिवेटिव 0 होना है अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स में। लाइक पहला ए होता है अल्फ़ाबेटिकल वर्ड, उसका भी डेरिवेटिव 0। सेकेंड अल्फ़ाबेटिकल वर्ड कौन सा होता है, बी, उसका भी 0। सी है, सी का भी 0। अच्छा एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात, d/dx ऑफ 1 0 होगा, ये भी एक कांस्टेंट है ना, इसलिए इसका भी डेरिवेटिव 0 होगा। और भी जितने कांस्टेंट्स हैं लाइक 2, 3, 4, अगर अकेला आ जाता है विदाउट वेरिएबल, उसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ 14 आप कह लें, उसका भी 0 आएगा। ये बात यहाँ पर होप सो आपको क्लियर होगी कांस्टेंट्स का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद जी वेरिएबल, अगर वेरिएबल का डेरिवेटिव हो तो उसका कुछ ना कुछ डेरिवेटिव होता है, 0 नहीं होता। अब जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ x 1 के इक्वल होता है, ये आपको याद रख लेना है कि अगर हम d/dx ऑफ x करेंगे, यानी जिसके विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे और इधर भी x इन्वॉल्व था तो 1, अगर इधर जैसे मैंने पीछे भी आपको अच्छे से समझा दिया ये। उसके बाद अगर 3x का लेट्स सपोज हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है, ये बात के साथ अगर वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ आ जाएंगे, तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ आ जाएंगे तो फिर भी उसका कुछ डेरिवेटिव होगा, और 3 जो है तब स्टार्टिंग में आ जाएगा एज इट इज, और हम 1x का डेरिवेटिव ले लेंगे, और कर हम किसके रिस्पेक्ट रहे होंगे, x के, तो उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो 3 × 1, 3 1 ज़ा 3, इसका आंसर 3 होगा। इसी तरह स्टेप नंबर 3 आप देखें गौर से, स्टेप नंबर 3 में भी मैंने कुछ चीज़ें मतलब कि अगर when constants are involved with variable then those function have some variable, अगर constants like ये constant और ये variable दोनों एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, दोनों एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इन्वॉल्व हैं, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा जी, इसका कुछ डेरिवेटिव होगा। और कैसे, 2 तो एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा। ये जैसे मैंने डिटेल में सॉल्व करके भी दिखाया। इधर इसी तरह ax, अगर a भी तो अल्फाबेटिकल वर्ड और कांस्टेंट है, और उसके साथ अगर वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है x या y लेट्स सपोज, तो उसका भी कुछ डेरिवेटिव होगा, और यहाँ पर ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a होगा। अगर आपको अब ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और वो आपको फटाफट समझ आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 की इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है x की पावर 4 + 2x की पावर 3 + x स्क्वायर। क्या स्टेटमेंट है, x की पावर 4 + 2x की पावर 3 + x स्क्वायर। तो अब ये देखिए, ये सारा जो क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे, इसकी भी पावर इन्वॉल्व है, इसकी भी पावर इन्वॉल्व है, इसकी भी पावर इन्वॉल्व है, तो क्या होगा यहाँ पर, अब कोई मतलब एक्सपोनेंट है इसका, तो क्या होगा, अब जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा d/dx ऑफ x की पावर n x n-1। यहाँ पर आप चाहें तो आगे एक बार d/dx ऑफ x भी लिख लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि वो नेक्स्ट 1 होता है, तो इसलिए मोस्टली जो है वो टीचर्स नहीं लिखवाते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों का यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट ना बन जाए कि इसके साथ और कुछ है नहीं। ओके, तो अब आप देखें,
हमने क्या किया, इसको ये कोई फंक्शन हमें नहीं दिया हुआ था, इसलिए इस पूरी वैल्यू को हमने लेट कर लिया कि एक फंक्शन y के इक्वल है, और हमने फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया। तो दोनों साइड्स पर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, डेरिवेटिव हम ले रहे थे, तो हमने d/dx ऑफ y भी कर लिया और d/dx ऑफ ये पूरी स्टेटमेंट भी एक बार लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली भी इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं कुछ स्टेप्स मिस करके, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एक स्टेप डिटेल से समझाऊंगी क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आगे जाकर मे बी मैं किसी क्वेश्चन में स्टेप्स मिस कर दूं। तो अब देखें, d/dx ऑफ हर एक के साथ हमने लिख लिया, इसका भी लेना था हमें, इसका भी लेना था, इसका भी लेना था, हमने हर एक स्टेप के साथ d/dx ऑफ x लिख लिया। मतलब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हर एक स्टेप के साथ हमने लिख लिया। उसके बाद अब इस पर हम पावर रूल लगाएंगे, इस पर भी ये इसका नाम है पावर रूल, इसे लोग पावर रूल, कुछ लोग पावर बोलते हैं, पावर रूल उर्दू में पावर रूल कहते हैं, पावर का कानून। लेकिन एफएससी का मैथ्स आपको पता है हमेशा इंग्लिश मीडियम में है, तो पावर रूल, ठीक है, पावर रूल। ओके, तो अब देखें आप, यहाँ पर हम पावर रूल लगाते हैं। 4x की पावर 4 - 1 d/dx ऑफ x, ये x की पावर n क्या था, 4 था, 4 एक बार स्टार्टिंग में आएगा जैसे इधर स्टार्टिंग में था, और एक बार उस 4 में से एक पावर कम हो जाएगी, यानी n-1, n क्या था 4, 4 - 1। फिर हम जो बीच में वेरिएबल इन्वॉल्व था x, उसका डेरिवेटिव ले लिया। सेकंड स्टेप में जो कांस्टेंट स्टार्ट अगर आ जाएगा ना वेरिएबल के साथ, तो उस कांस्टेंट को हमने नहीं छेड़ना, वो वैसे ही स्टार्टिंग में लिख लेना है और आगे वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेना है। इसलिए मैंने इस स्टेप में डायरेक्ट नहीं लिया, मैंने पहले 2 को अलग किया है, उसके बाद आगे वाले का डेरिवेटिव। इसके बाद जी हमारा यहाँ पर x पर 2 है, यानी n2 है, 2 n n-1 2 - 1 और x का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में हमारा d/dx ऑफ x किसके इक्वल है, 1 के, तो वो हमने 1 लिख लिया। उसके बाद आप देखें, जब वो 1 के इक्वल है तो 4x की पावर 3 वैसे ही आ जाएगा, फिर 2 3, ये अब हम x की पावर 3 कर लेते हैं तो 3 स्टार्टिंग में आ जाएगी, नहीं n-1 d/dx ऑफ x प्लस 2 - 1 मतलब x की पावर 1 और d/dx ऑफ 1 के इक्वल होता है। तो ये 4x की पावर 3 साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 हम सबको पता है कि उसे हम 4x की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 2 3 = 6 x स्क्वायर, क्यों स्क्वायर, 2 क्यों आया, 3 - 1 2, और 1 का जो d/dx ऑफ x यानी डेरिवेटिव जो x का है वो 1 के इक्वल है, और 2x x की पावर 1 जो है वो ना भी लिखे तो हमें पता होता है कि x की पावर 1 है, तो वो हमने 2x लिख लिया। और ये हमारा जी फाइनल आंसर है d/dx ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, सॉरी 4x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट, हमने इसे किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वेश्चन में मैंने एक एक स्टेप बहुत डिटेल में लिखा है, आगे वाले क्वेश्चंस में मे बी मैं कुछ स्टेप्स मिस कर दूं तो आप ये ना समझिएगा कि ये जी यहाँ पर क्या हो गया। अब ओके, तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। तो इसका अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट है x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। तो इसको हमने सेम वैसे ही लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है, और y के इक्वल लिखकर हमने हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो y के इक्वल जब हमने इसे लिखा है तो x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3 प्लस 3, उसके बाद हमने इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया है। डिफरेंशिएट करने के बाद आप देखें हमने इसके बाहर भी d/dx लिख लिया और इसके बाहर भी लिख लिया। उसके बाद हमने हर एक स्टेप के साथ d/dx, लेकिन यहाँ पर 2 मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया था ताकि मेरे लिए एक और स्टेप ना बढ़ जाए, लेकिन आपकी मर्जी है, आप अपना एक स्टेप बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। आप उधर जाकर देख सकते हैं कि मैंने पहले 2 यहाँ पर लिखा था, फिर मैंने आगे वाले स्टेप में जाकर 2 को बाहर निकाला था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल में क्या होता है, n x की पावर n-1 यानी -3 - 1, और ये 2 तो वैसे था। उसके बाद x की पावर -3/2
-3/2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है नीचे, ठीक है, यानी x n-1 तो -3/2 -1 प्लस 0, उसके बाद ये जो है x की पावर -3 -1 -4 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई और था, ये 2 डिवाइड कट हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ -3 बचेगा। ओके, तो -3 के बाद x की पावर -5/2, कैसे एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़र 2, 2 एलसीएम आएगा तो -3 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो -3 -2 क्या होगा, -5/2। ये आप अलग से एलसीएम लेकर देख लीजिएगा। अब आप 12th क्लास में हैं तो ये स्टेप्स एलसीएम वाले तो बेसिक्स हैं, और ये कट होने के बाद ये -3 x की पावर -5/2। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि जब भी पावर -4 इन्वॉल्व हो ना मल्टीप्लिकेशन में, तो वो डिवाइड में चली जानी, और अगर डिवाइड में -4 होती तो वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई में लिखी जानी थी। तो अब देखें, ये -4 थी तो इसे नीचे जाकर हमने +4 कर दिया, -3 तो वैसे ही ऊपर आ गया क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा था। ये -5/2 जो है ना, ये नीचे जाकर डिवाइड हो गया, यही इसका आंसर है। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक फॉर्मूला, एक रूल पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है, और उस रूल का नाम है कोशेंट रूल। जब भी कोई जो है, जब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा और उसका फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, डिवीजन फॉर्म में होगा, तो उस पर कोशेंट रूल लगेगा। यानी ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, a+x डिवाइडेड बाय a-x, ये एक तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है, तो इस पे ये फॉर्मूला लगना है कोशेंट रूल। तो देखें, क्वेश्चन रूल को पहले समझने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन रूल समझ आ गया तो क्वेश्चन फटाफट आपको फौरन समझ आ जाएगा। अब देखें, जब आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हो दो फंक्शंस का, एक फंक्शन को हमने fx कह दिया और दूसरे को हमने g ऑफ x कह दिया है, और यहाँ पर जो है वो डिवीजन फॉर्म में है ये दोनों फंक्शन, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा तो हम नीचे वाले का, फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होगा उसका एज इट इज कुछ भी नहीं करेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। और उसके बाद ये जो जी एक्स नीचे वाला फंक्शन था वो ऊपर जाकर एक बार एज इट इज कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, और फिर उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव को। क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, नफी का साइन आएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, उसके बाद एक बार एफ एक्स एज इट इज ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी पहले नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले यानी प्रोडक्ट में जो था, जो डिनोमिनेटर में था, सॉरी न्यूमिनेटर में था, उसका डेरिवेटिव, फिर एफ एक्स एज इट इज और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। पहले जी एफ एक्स होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको और अच्छे से ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है a+x डिवाइडेड बाय a-x। क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, a+x डिवाइडेड बाय a-x। इस पर हम लगाते हैं अब कोशेंट रूल। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, ये फंक्शन जो है, लेट y इक्वल्स a+x डिवाइडेड बाय a-x। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हम d/dx ऑफ, एक बार लिख लेते हैं, y का लेंगे और एक बार d/dx ऑफ इस पूरी वैल्यू का लेंगे, क्या है, a+x डिवाइडेड बाय a-x। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो अब देखें, नीचे क्या है, a-x है, ये g ऑफ x है और ये f ऑफ x है। तो हमने क्या करना है, पहले नीचे वाले का स्क्वायर लेना है, तो मतलब नीचे वाले का स्क्वायर डिवीजन फ्रैक्शन फॉर्म लगा लेते हैं, a-x होल स्क्वायर, क्योंकि जी नीचे वाले का स्क्वायर चाहिए था। फिर a नीचे वाला ऊपर एक बार एज इट इज लिखेंगे, a-x एज इट इज। फिर हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, जैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव था, तो डेरिवेटिव में फिर d/dx ऑफ f ऑफ x
सॉरी एफ ऑफ एक्स की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो ऊपर अवेलेबल है। ऊपर क्या वैल्यू अवेलेबल है, ए प्लस एक्स। उसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे, और हम माइनस का साइन लगाने के बाद ये ए माइनस एक्स नीचे वाला एक बार ऊपर लिख लिया एज इट इज़, और हमने ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया। अब हम ऊपर वाला एक बार एज इट इज़ लिखेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स, और हम सेकंड वाले का डेरिवेटिव, यानी सेकंड क्या है जो डिवीजन फॉर्म में था डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स, वो क्या था, ए माइनस एक्स। यहाँ पर बच्चों मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि सेटअप थोड़ा इस तरह का है तो ठीक से लिखा नहीं जा रहा। ओके, तो अब आप देखें ज़रा, यहाँ पर क्या है, हमने डिनोमिनेटर यानी जी ऑफ एक्स ए माइनस एक्स था, उसका हमने होल स्क्वायर ले लिया, फिर ए माइनस एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस एक्स तो एज इट इज़ है, इसको नहीं छेड़ना, हमने वैसे ही लिख लेना है। और डिनोमिनेटर के नीचे क्या अवेलेबल है, तो नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे क्या है, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और ये वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी, ए माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ए का मतलब ज़ीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, और एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, वन, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है, और मैंने आपको पहले बताया एक कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा जब वो ऐड हो रहे होंगे आपस में। और उसके बाद माइनस ए प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा पहले वाली वैल्यू का, और दूसरी में ए का फिर सेम कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, माइनस वैसे आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव साथ वन आ जाएगा। ओके, तो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो बच्चों देखें, अब यहाँ पर क्या था, a माइनस एक्स ज़ीरो प्लस वन था, तो ये ज़ीरो प्लस वन वन हो जाएगा, इसलिए हमने उसे वन लिख लिया है। और फिर ज़ीरो माइनस वन होगा तो उसे हमने ऐसे लिख लिया है। ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, रकमें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपस में ज़र्ब हो रही हैं। तो अब हम वन को, जब आपको पता है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए और एक्स के साथ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वन के साथ मल्टीप्लाई करने से, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ए माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और ये माइनस वन जब आप समझ लें कि इन सारी इंस्टेंट टर्म्स को किस में चेंज कर देना है, इन टर्म्स के साइन चेंज कर देने हैं, तो हम इस माइनस वन और इस माइनस वन को प्लस कर देते हैं, तो बाकी वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी ना, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये प्लस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का, ये कट हो जाएंगे, ए प्लस ए बचेगा डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस ए क्या होता है, 2a डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो बच्चों ये है इसका फाइनल आंसर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स, यहाँ पर y चल रहा था तो आप y बेशक लिख लें, बेशक आप यहाँ पर ये पूरी वैल्यू ना लिखें। y इक्वल्स क्या आ गया, 2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर। और अगर आप चाहें तो एंड पर y की जगह ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन वाली। यही इसका फाइनल आंसर है। ओके, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके बच्चों, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इस पर भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रूल भी साथ लिखा है, इसे रेज नहीं किया। अब आप देखें यहाँ पर नीचे वाले का होल स्क्वायर आएगा, फिर नीचे एक बार नीचे वाली टर्म ऊपर एज इट इज़ आएगी, सेम वैसे ही फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला फिर एज इट इज़
ऊपर वाली जो वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। तो हम आप इसे आगे देखते हैं। सेम वैसे ही लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, और इधर इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स ये पूरी वैल्यू लिख लेंगे। फिर हम सेम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर, नीचे वाले का जो है होल स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का, और ऊपर जो है ये 2x, और फिर एक बार 2x प्लस 1 एज इट इज, फिर 2x ऊपर वाली वैल्यू f ऑफ x का डेरिवेटिव, फिर f ऑफ x एज इट इज और g ऑफ x का डेरिवेटिव। ये हमारे पास g ऑफ x है, ये हमारे पास f ऑफ x है। g ऑफ x का स्क्वायर, g ऑफ x एज इट इज, f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस f ऑफ x एज इट इज, g ऑफ x का डेरिवेटिव। और फिर हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप में ये 2x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का 2 तो एज इट इज आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो मैंने डॉट 1 लिख लिया है, और 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सिमिलरली ये एज इट इज आ जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 सिर्फ 2 होगा, और क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है वो एज इट इज साथ आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और नीचे वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद हमने अपना देखना है लास्ट स्टेप। अब लास्ट स्टेप में देखिए आप, यहाँ पर 2 1 ज़र 2, 2 माइनस 0 2 ही आएगा तो वो हमने साथ लिख लिया, और इधर 2 1 ज़र 2, 2 प्लस 0 2 होगा तो वो हमने साथ लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 कॉमन ले लिया दोनों में से। हम चाहते तो हम यहाँ पर पहले अलग अलग वैल्यू से 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन हमने 2 कॉमन ले लिया ताकि हमें और ज़्यादा लंबा ना हो, और यहीं पर कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो कट हो जाएं कॉमन लेने के बाद। जब 2 हमने कॉमन ले लिया तो आप देखें यहाँ पर 2x प्लस का है और ये वाला 2x माइनस का है, ये कट हो जाएगा, सिर्फ फिर बचेगा यहाँ पर +1 और +3। तो वो हम आगे करके देखते हैं। ओके बच्चों, तो जब वहाँ पर 1 + 3 बच गया था यानी 4 हो चुका था, तो 4 इधर आ जाएगा, और 2 बाहर था जो कॉमन हमने लिया हुआ था, 2 4 ज़ार 8, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 8 बाई 2x + 1 होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है x - 5 और 3 - x। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने x को पहले हम चाहते तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इन दोनों पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे, लेकिन प्रोडक्ट रूल जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को शायद मुश्किल लगता और थोड़ा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। हम पहले इसे y लेट कर लेंगे, फिर हम x को 3 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 5 = 15, फिर हम -x को इन दोनों से कर लेंगे तो ये -x² और -3 5x आ जाएगा, और y इक्वल्स हम x² को पहले लिख लेते हैं, हम अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम 3x + 5x 8x - 15, उसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और हमने दोनों साइड्स पर d/dx लिख लिया और कुछ भी नहीं किया इन दोनों साइड्स पर। और आगे हमने क्या करना है, d/dx लिखने के बाद हमने अलग अलग एक एक टर्म के बाहर हमने d/dx लिख लिया है। उसके बाद हमने इस पर पार रूल लगाना है। 2 जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और x 2 - 1 इसमें से एक पार माइनस हो जाएगी, और 8x है, 8 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 15 का डेरिवेटिव 0 होगा। -2x 2 - 1 1 पार बचेगी, +8 और 0 तो वैसे ही उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और फिर -2x की पावर 1 को हम -2x सिंपल लिख सकते हैं, +8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है x√-1 डिवाइडेड बाई x² होल स्क्वायर। सबसे पहले हम सेम इसे वैसे पहले की तरह y के इक्वल लेट कर लेंगे, y इक्वल्स x√-1/x² होल स्क्वायर, और इसका पहले हम होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। हम डायरेक्ट भी यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करने के लिए हमने पहले a का स्क्वायर लिया, -2ab प्लस 1/b प्लस b स्क्वायर, तो b क्या था, 1/x होल स्क्वायर था। तो अब आप देखें यहाँ पर ये स्क्वायर
2 जो है वो इससे कट हो जाएगा और ये वाला 2 का अंडर रूट से कट हो जाएगा और ये 1/x इससे x से कट हो जाएगा क्योंकि ये x डिवाइड हो रहा था और ये x मल्टीप्लाई हो रहा था। उसके बाद बाकी जो टर्म्स बच गए, यहाँ से x बचे है वो एज इट इज आ गया, यहाँ से -2 बचे है वो आ जाएगा, यहाँ से 1/x बचे है वो आ जाएगा। उसके बाद y इक्वल्स x - 2 प्लस इस 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पर x की पावर -1 लिख लिया है। उसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको, क्योंकि 1/x का कोई डेरिवेटिव नहीं होता और इसका पर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो भी इसका आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको x की पावर -1 लगा लेते हैं, लिख लेते हैं। फिर इसके ऊपर हम इसको अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफ्रेंशिएट जब हमने किया है तो हमने दोनों साइड्स पर dy/dx लिख लिया, इधर भी और इधर भी, और उसके बाद हमने अलग अलग हर एक टर्म पर dy/dx लिख लिया, d/dx लिख लिया, d/dx हर टर्म पर। उसके बाद x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। और x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक बार n स्टार्टिंग में आ जाएगा, n-1, n यहाँ पर क्या था, -1 और फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए साथ 1 लिख लिया है। तो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x की पावर -2 जो है वो बच जाएगा। इसके बाद हम आगे करते हैं। ओके बच्चों, तो हमने एज इट इज़ वो वाला स्टेप इधर लिख लिया है। उस स्टेप लिखने के बाद हम x की पावर -2 को लिख सकते हैं ना, 1/x²। नेक्स्ट हमने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद जब हम एलसीएम यहाँ पर 2 आना है बच्चों, एलसीएम लेने के बाद हमने इसका x² ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो इसके साथ 1 के साथ x² मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 एज इट इज़ आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर आना है। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 1 + x अंडर रूट इंटू x माइनस x 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब इसमें हमने लेट कर लिया स्टेटमेंट को y के इक्वल। फिर हम आगे ना स्टेटमेंट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें जब हम डेरिवेटिव आगे जाके दें तो हमारे लिए आसानी हो जाए। अब देखिए आप, हमने क्या किया, यहाँ पर 1 + x अंडर रूट और इसे एज इट इज लिख लिया था इस स्टेप में। इस स्टेप में हमने यहाँ से इसको, आप जरा इसको ना आगे अलग से सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्या x की पावर 3/2 को लिखा जा सकता है ना, x की पावर 1/2, x की पावर 1 और x की पावर 1/2 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो ये 3/2 हो जाएगा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है। वो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, x की जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह x की पावर 1/2 आ जाएगा। उसके बाद x को हमने बाहर लिख लिया, कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में x को हमने, इस वाले x को हमने बाहर लिख लिया है। उसके बाद हमने ये देखें, यहाँ पर ये एक तरह से a + b a - b वाला फॉर्मूला बन रहा था ना इस स्टेप में, a + b a - b। तो a + a - b का फॉर्मूला जो होता है उसको हम कैसे क्लोज करते हैं, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर में क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 का स्क्वायर, और x भी एज इट इज आ जाएगा, x की पावर 1/2 भी एज इट इज आ जाएगा। जब इसको हम ओपन करेंगे फॉर्मूला को तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 2 से कट हो जाएगा। तो यहाँ से x की पावर 1 और x की पावर 1 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। वो हमने एज इट इज लिख लिया, x इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2। ये हमारा जी आ गया है एज इट इज। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो हमने नीचे वाला जो स्टेप था वो ऊपर लिख लिया है। इस क्वेश्चन में स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जब आप स्टेप्स पर ज़्यादा हो गए हैं लेकिन हो बहुत आसान गए हैं, इसलिए आपकी मर्ज़ी है, आप किसी और मेथड से कर लें या इस मेथड से कर लें। लेकिन इसमें स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन ये बच्चों को बहुत आसान लगता होता है, तो इसलिए मैं ये वाला जो है स्टेप ज़्यादा करके करवा देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अगर स्टेप ज़्यादा भी हैं लेकिन है तो आसान ना, इसलिए फिर हम यही कर लेते होते हैं। तो अब देखें, हमने वो स्टेप एज इट इज लिख लिया था। नेक्स्ट स्टेप में हमने x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x की पावर 1/2। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने ये x की पावर -1/2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया है। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने x की पावर -1/2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, x से भी और x स्क्वायर से भी। उसके बाद हमने ये बेसिस सेम थी तो पार्ट्स ऐड कर लिए हमने दोनों की। ऐड करने के बाद हमने पार्ट्स का एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड्स पर। तो ये हमने d/dx लिख लिया, इसका भी d/dx लिख लिया। उसके बाद हमने पावर लगाना है 1/2 n
n-1 और यहाँ पर n क्या था 3/2, 3/2 x 3/2 -1। उसके बाद हमने इनका एलसीएम ले लिया है। जब हम 1/2 -1 का एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आएगा -1/2 और जब हम 3/2 -1 का एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर आएगा x की पावर 1/2। तो ओके चलिए अब इसका लास्ट एक ही स्टेप रह गया, वो हम करके क्वेश्चन को एंड करते हैं। ओके बच्चों, तो हमने जो उधर स्टेटमेंट थी वो नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया। उसके बाद हमने उधर -1/2 ऊपर था ना, ये नीचे आकर +1/2 में कन्वर्ट हो गया बस, और कुछ भी नहीं किया। ये वाला स्टेप एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद हम इसे अंडर रूट लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 को, इसे भी अंडर रूट लिख सकते हैं, वो हमने लिया है। आप चाहें तो आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आगे भी सॉल्व हो सकता है, तो इसलिए मैंने आगे भी सॉल्व कर दिया है। हम 2√x हमारा एलसीएम आ जाएगा, इधर भी 2 था तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 तो ऑलरेडी नीचे है, लेकिन ये वाला √x जो है वो नहीं है, तो वो नीचे इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √x का स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा ना। तो अब यहाँ पर 1 - 3x / 2 √x, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर एलसीएम कैसे लिया, 2√x था ना, इसके नीचे था तो ये तो 1 आ जाएगा, इसके नीचे सिर्फ 2 था तो मतलब √x नहीं था, तो वो इस 3√x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √x, तो जो जब 2 √x जो हो जाएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर कट हो जाएगा, उसके बाद ये आंसर है। ओके बच्चों, तो होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।